हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम हमारे जो जेईई या एनडीए किसी की भी बात कर ले उसमें टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन यानी किसके बारे में बात करें? सरल रेखा की। तो स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारे पास में है क्या होती है? रेखा होती क्या है, ठीक है। और रेखा से पहले में हम बात करेंगे एक पॉइंट बिंदु की, ठीक है। सबसे पहले अगर एक बात करते हैं कौन से पॉइंट के बिंदु, या फिर यहाँ पे आपके सामने बात हो किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। सर पॉइंट हमारे पास में होता क्या है? तो देखो पॉइंट के बारे में यदि बात करें तो पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा अपने पास में शेप होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, और ना ही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। जैसे अपने ये डाल दिया तो ये अपना क्या है? एक पॉइंट है। इसके लिए ना तो हम इसकी लंबाई को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम इसकी चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं, और ना ही हम इसकी ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं। तो यही हमारे क्या कहता है? पॉइंट कहलाता है, ठीक है। पॉइंट या बिंदु कहलाता है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ बात करूं बिंदु के बाद में रेखा के बारे में, ठीक है। रेखा के बारे में हम बात करें, रेखा क्या होती है, ठीक है। तो रेखा ये जब मैं लाइन की बात करता हूँ, रेखा या किसके बारे में बात करता हूँ? लाइन के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो लाइन क्या होती है? अनंत पॉइंट्स को अनंत कोलिनियर अनंत सहरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण होता है? अनंत सहरेखीय बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है। यानी जब हम अनंत बिंदुओं को मिला देते हैं तो अनंत बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण हो जाता है? एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो एक रेखा की जब मैं बात करता हूँ तो रेखा के लिए अपन बात करें तो रेखा के लिए ना तो एंडिंग पॉइंट होता है, रेखा के लिए ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये इस साइड में अंतर जाएगी, इस साइड में भी मैं बात करूं तो ये वाली अनंत तक जाती है, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूं अपने पास में एक पॉइंट और चलता है रे, यानी मैं इसके बारे में बात करूं किरण के बारे में। इसके बारे में बात करूं किरण के बारे में बात करूं, किरण क्या होती है? किरण क्या होती है? जिसका एक तो एंडिंग पॉइंट होता है और एक जो है उसका क्या होता है? इनफाइनाइट एंडिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इसके लिए ये तो डेफिनेट पॉइंट है, इसके लिए फिक्स पॉइंट है। इससे इधर की मैं बात करूँ तो इधर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है। तो एक अंत बिंदु जिसका होता है वो रेखा होती है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं, सॉरी, जिसका एक अंत बिंदु होता है वो किरण कहलाती है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता वो अपने क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है, ठीक है। इसके आगे ऊपर बात करते हैं, वो अपना छोटा छोटा बात करेंगे। ये मैंने एक बार ये चीज बताई थी आपको सरल रेखा क्या होती है। बाकी हम आज बात करने वाले हैं सरल रेखा से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस अपन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी के सामने बात करूं कि आज जो क्लास में कोशिश करने वाले हैं वो जैसे आप एनडीए के एग्जाम दे रहे हो, जैसे जेईई के एग्जाम दे रहे हो, या फिर एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए क्या होगा? ये वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जैसे कि मैं सबसे पहले आपके सामने की बात करता हूँ, एक पता चलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर किसके बारे में बात कर लेता हूँ? डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं दूरी सूत्र। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो दूरी सूत्र के बारे में अपन बात करते हैं तो एक ही पॉइंट में एक जैसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट पे ये माना जिसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक अक्ष y1 है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट माना जिसके निर्देशांक अक्ष 2 और क्या y2 है। मुझे यहाँ से यदि p और q के बीच की यदि मेरे को यहाँ से दूरी चाहिए तो p और q की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र काम में लेते हैं। वो सूत्र क्या होता है? वो होता है अक्ष 1 माइनस अक्ष 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। यहीं से एक मैं आपको पॉइंट पूछ लेता हूं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु P, मूल बिंदु से
किसी बिंदु P x1 P x, y है, x, y है के मध्य की दूरी क्या होगी? यदि मैं यहाँ से पूछूं कि मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ कि ओरिजिन पॉइंट से कोई बिंदु P है जिसकी कोऑर्डिनेट x एंड y है, ये अपने पास में क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट वो है जिसे कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। यहाँ पर पॉइंट P है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है x, y है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? तो इनकी डिस्टेंस बीच की OP की यदि बात करता हूं तो ये होता है, तो देखो x - 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर क्या होता है, y का स्क्वायर होता है। तो ये मूल बिंदु से किसी बिंदु P के मध्य की दूरी होती है। ये कि हम छोटे-छोटे बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, दूरी सूत्र। यहीं से अपने पास में एक छोटी सी मैं बात करूं तो यहां पर अपने पास में आता है सेक्शन फार्मूला। यहां से अपन बात करेंगे इसके बारे में, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो इसके बारे में विभाजन सूत्र के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा हूं, विभाजन सूत्र के बारे में बात कर रहा हूं। तो विभाजन सूत्र की यदि मैं बात करता हूं आपके सामने, विभाजन सूत्र क्या होता है? तो एक होता है अंतः विभाजन, एक तो होता है अंतः विभाजन सूत्र, एक होता है अपना बाह्य विभाजन सूत्र। एक होता है अंतः विभाजन सूत्र और एक अपना कौन सा होता है, बाह्य विभाजन सूत्र होता है। अंतः विभाजन सूत्र की जब मैं बात करता हूं तो अंतः विभाजन सूत्र अपना कौन सा होता है? तो ये अपना जो सूत्र होता है इसके क्या होता है कि जैसे अपने पास में कोई रेखा है, उस रेखा की मैं बात करता हूं तो उस रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो जिस बिंदु पर विभाजित करता है उस बिंदु के क्या चाहिए, मेरे को निर्देशांक चाहिए। जैसे ये मेरे पास में क्या था, कोई AB पॉइंट था, AB कोई रेखा थी, ठीक है। इस AB रेखा AB लाइन के ऊपर कोई भी P है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है। ये m1 अनुपात m2 में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। m1 रेशियो m2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ से मुझे इसके लिए चाहिए कौन सा, अंतः विभाजन सूत्र के लिए x, y चाहिए, अंतः विभाजित कर रहा है तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2। जो बात कर रहा हूँ y कोऑर्डिनेट क्या होता है इसके लिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होता है, m1 प्लस क्या होता है, m2 होता है। भाई विभाजन क्या होता है, भाई विभाजन में क्या होता है इसके लिए, जैसे यहाँ पे क्या है a, b, इसको जो पॉइंट P है वो m1 और m2 रेशियो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर इंटरनली की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली डिवाइड की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड की बात करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो बनता है m1 x2 माइनस m2 x1 रेशियो अपॉन m1 माइनस m2 x कोऑर्डिनेट बनता है। और y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो वो बनता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन क्या बनता है, m1 माइनस क्या बनता है, m2 बनता है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है इसका, y कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। ये जो अपने पास में विभाजन सूत्र, एक अच्छी चीज ध्यान में ये रखनी कि जब भी अपने विभाजन सूत्र को क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में उसके जो अनुमान है इसके जगह के अनुपात क्या मान के चलना है, 1 जो के अनुपात 1 मान के चलेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी वे में क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। ये तो थे अपने यहाँ तक होंगे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक जो अपने पास में रेखा होती है, एक जो अपने पास क्या होती है रेखा, या जो बात करता हूँ इसके बारे में लाइन होती है, इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी जो क्या होती है इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन किस प्रकार से होती है, तो इसकी इक्वेशन में जनरल फॉर्म की बात को यहाँ पर जनरल फॉर्म के ऊपर बात करें, इसके सामान्य रूप की उनसे बात करें, सामान्य रूप की बात करें तो जनरल फॉर्म में जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax by c = 0, ax by c = क्या होता है इसके लिए 0 होता है। ये कौन सी फॉर्म होती है इसकी, जनरल फॉर्म होती है। दूसरे में यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म के बाद चलते हैं दूसरी में बात करूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उनसे बात करूं मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंतःखंड रूप, ढाल अंतःखंड रूप के लिए बात करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो होता है y = mx +
क्या होता है c, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस क्या होता है c होता है। अब मैं यहाँ से m की बात करूँ तो m क्या होता है यहाँ पे स्लोप होता है, m क्या होता है स्लोप होता है। m की जब आप बात करते हैं तो m यहाँ से अपना क्या बनता है स्लोप, हम अपना बात में क्या बनता है स्लोप बनता है। इस स्लोप की पेपर पर लोग बात करेंगे m यहाँ से अपना क्या होता है स्लोप होता है। अभी यहाँ से मैं बात करूँ इससे और इससे कंपैरिजन करवाता हूँ, इससे और इससे क्या करवाता हूँ कंपैरिजन करवाता हूँ, तो दोनों से जब मैं कंपैरिजन करवा के यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो जो मेरा ax + by + c इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है 0 के इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है 0 के इक्वल दे रखा है। तो इसको जब मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या होता है, देखो यहाँ से मैं इस ax को उधर भेजता हूँ तो by इक्वल टू -ax माइनस क्या बनता है c बनता है, ठीक है। अब यहाँ से y मेरे को निकालना है तो b का डिवाइडेड -a/b x माइनस c अपॉन क्या बनता है मेरा b बनता है। तो यहाँ से जब मैं तुलना करता हूँ y mx + c, y mx + c, तो यहाँ से मेरे पास जो m का वैल्यू आता है वो m का वैल्यू क्या आता है -a अपॉन क्या आता है b, जो c का वैल्यू आता है मेरे पास क्या आता है -c अपॉन क्या आता है b आता है। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ तो मैं ढाल लूँ क्या हो गई a, तो a यहाँ पर अपने पास क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी मैं बात करूँ m क्या होता है -x का गुणांक x का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x है अपॉन b की क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y यानी y का गुणांक है। तो यहाँ से अगर -x का गुणांक बटे -y का क्या आता है गुणांक आता है, ठीक है। इसके लिए मैं बात करता हूँ तो यहाँ से क्या आता है देखो c -c अपॉन b, c किसकी वैल्यू है अपने पास में c वैल्यू थी किसकी थी इसका माइनस और अंतर हटेगा मान, तो क्या था अंतर हटेगा मान बटे में b इसकी वैल्यू है y का गुणांक, कैसा गुणांक था y का गुणांक, तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास में c की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से पूछे कि जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में फाइंड करना है, तो यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ से बात करता हूँ अपने पास में एक फॉर्म बनती है यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरी के लिए बात करते हैं यहाँ से कौन सी फॉर्म बनती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अंतःखंड, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है अंतःखंड रूप होता है। अंतःखंड रूप क्या होता है, अंतःखंड का मतलब होता है जैसे कि अपन रखा है एक लाइन इस प्रकार से क्या हो रही है यहाँ पर आ रही थी, इस लाइन ने क्या किया यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया a मान लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया इसका b। तो इसका अक्ष से जो इंटरसेप्ट है अक्ष से जो अंतःखंड है उसका मान a है, इसका y अक्ष से जो अंतःखंड है उसका मान क्या है b है। इस बिंदु इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तो a क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0, b हो जाएगा, ठीक है। और अपन इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स क्या होता है 1, ये अपना क्या हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसके अलावा बात करूं उसके लिए किसके बारे में बात कर ले अपन नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर ले, ठीक है। इसके बारे में बात कर ले नॉर्मल फॉर्म यानी कि अभिलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप की जब मैं बात करता हूं अभिलंब रूप का जो फॉर्मेट बनता है क्या बनता है, ये बनता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या बनता है अपना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या बनता है t क्या होता है इसके अभिलंब या इसके बात करते हैं इसका जो डाला गया लंब होगा उस लंब की क्या होगी यहाँ पर लंबाई होगी, ठीक है। सभी की ये सारी चीजें क्या हो रही होगी यहाँ से क्लियर हो रही होगी। अब मैं दूसरी चीज आपके सामने यहाँ पर बात करूँ इसके बारे में स्लोप के बारे में, इसके बारे में बात कर लेता हूँ, स्लोप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप जिसके बारे में बात करते हैं उसको अपन नाम देते हैं परवणता, क्या होती है अपनी परवणता, इसी को अपन क्या नाम देते हैं ढाल, ठीक है। इस परवणता या ढाल की जब मैं बात करता हूँ वैसे ढाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से, m का जो वैल्यू होता है वो होता है tan थीटा, m का वैल्यू क्या होता है tan थीटा। तो अपने पास में ये कोई फंक्शन दे रखा है, अपने पास में क्या दे रखा है कोई फंक्शन दे रखा है तो उसके उसका वन टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं, एक बार ये उसका आउटलाइन कर देते हैं तो वो के ऊपर इसकी को आता है m के ऊपर, यानी इसको हम बोल के रख सकते हैं dy by लिख सकते हैं dx, m को क्या लिख सकते हैं dy by लिख सकते हैं dx रख सकते हैं। ये जो सारा का सारा इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ से स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ tan थीटा की स्लोप के बारे में, जैसे ये अपने पास में था तो यहाँ से ये पूछे सर कि स्लोप कितना है, ठीक है। स्लोप इसका पूछा गया m क्या होगा इसके लिए, तो
यहाँ से स्लोप निकालना है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल के लिए थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए यहाँ से क्या निकालना है, tan थीटा, तो tan थीटा इससे क्या होता है, स्लोप होता है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये वाला, ये y अक्षांश होता है और ये अक्ष अंतर्गत होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन क्या होता है, अक्ष होता है। tan थीटा क्या होता है, y अपॉन अक्ष होता है। तो ये तो क्या होगा tan थीटा। यदि यहीं पर मैं इस बात को आपको बोल देता कि यहाँ से दो पॉइंट इस प्रकार दे रहे हैं, ये पॉइंट P है अक्ष1 y1, ये पॉइंट Q है अक्ष2 y2, इनके लिए स्लोप का मान क्या होगा, इनके लिए स्लोप निकालना है m, तो m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है अक्ष2 माइनस अक्ष1। m क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन अक्ष2 माइनस क्या होता है अक्ष1 होता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन में आपके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अपने पास में यदि कोई लाइन है, उस लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो लाइन में एक पॉइंट है अक्ष y से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, अक्ष1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू अक्ष1 y1 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो उसकी लाइन के लिए क्या बतानी है, अपने को इक्वेशन बतानी है। उस लाइन की जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन यहां से अगर बात करें तो क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m अक्ष माइनस क्या होता है अक्ष1 होता है, ठीक है। कोई भी से पास हो तो y माइनस y1 इक्वल टू m अक्ष माइनस क्या होता है m अक्ष1 हो जाता है। इनमें यही पर पूछ के p अक्ष1 y1 क्यों अक्ष2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसके समीकरण के लिए मैं आपके सामने बात करूं तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m। देखो यहाँ पर m अभी मैंने आपको बताया था दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट है, तो पॉइंट्स के लिए स्लोप निकालनी होती है। तो स्लोप कैसे निकाली जाती है, y2 माइनस y1 बटे में अक्ष2 माइनस अक्ष1 अक्ष माइनस क्या हो जाएगा अक्ष1, तो क्या हो जाएगा अक्ष माइनस अक्ष1 हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने देख ली यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी सी चीजें तो देखते हैं, अंतःखंड की लंबाई, ठीक है। ये डाले गए लंब की लंबाई की बात कर ले तो देखो जब अपने पास कोई इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0, ठीक है। और इसके लिए अपने को पॉइंट है p दे रखा है, x y कुछ वैल्यू दे रखी है, उसके लिए क्या निकालना है, अंतःखंड की लंबाई निकालनी होती है। तो अंतःखंड की लंबाई जो p होती है वो होती है ax + by + c अपॉन √a² + b² क्या होता है, मोड होता है, ठीक। यहीं पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि दो रेखा है ax + by, तो इनकी तो क्वेश्चंस के बेस पर बात करूँ कि इतना अपने पास में करना ही पाएंगे, इनको अपन क्या करते हैं सब क्वेश्चंस के बेस पर बात करते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ क्वेश्चंस के बेस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास बिंदुपथ बचा हुआ है, और बिंदुपथ के साथ में अभी हमारा अंतः का समीकरण बचा हुआ है। इसके अलावा पेयर ऑफ लाइंस है, इसी के अलावा ग्रुप ऑफ लाइंस है, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस है। इन सब के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बेस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, इनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। जैसे दे रखा है यहाँ पर पहला तो एक आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि शीर्षों 0, 0, 3, 0, 0, 4 वाले त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होगा, वाले त्रिभुज का परिकेंद्र आपको यहाँ से क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो परिकेंद्र के बारे में मैं यहाँ पर बात करें तो परिकेंद्र के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। क्या जानते हैं कि सर ये जैसे अपने पास में दे रखा है, लेकिन त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास में दे रखा है त्रिभुज दे रखा है, परिकेंद्र की बात करता हूँ। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, तो इसके जो यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से बढ़ने वाले जो लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक से मिलने वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वही अपना क्या कहलाता है, परिकेंद्र होता है, ठीक है।
अब मैं परिकेंद्र की यदि बात करता हूँ, परिकेंद्र 3 त्रिभुज होते हैं अपने पास में, तो परिकेंद्र के 3 त्रिभुजों के बारे में आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है। पहला मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके सामने न्यूनकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। कौन से की बात करते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज के लिए, यानी मैं आपके सामने बात करता हूँ एक तो एंगल ट्रायंगल के लिए, दूसरा मैं आपके सामने बात करता हूँ अधिक कोण त्रिभुज के लिए, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज के लिए, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, और तीसरी मैं आपके सामने यहाँ पर बात करता हूँ समकोण त्रिभुज के लिए। इसके लिए बात करते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए बात करते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की अपन क्या करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूनकोण त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज की जब मैं बात करता हूँ तो न्यूनकोण जो त्रिभुज होगा आपका, ठीक है, तो न्यूनकोण त्रिभुज के लिए जो आपका परिकेंद्र होता है, ठीक है, आपके लिए क्या होता है यहाँ पे परिकेंद्र जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो न्यूनकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र सर्कम सेंटर के अपन यहाँ बात करते हैं, सर्कम सेंटर कहाँ पर होता है? न्यूनकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है? अंदर होता है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज के लिए कहाँ पर होता है? बाहर होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज की बात करते हैं कहाँ पर होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। कहाँ पर होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर, ठीक है। यानी कि मिडपॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, ये इनसाइड में होता है और ये होता है आउटसाइड में होता है, ठीक है। तो ये कर्ण के मध्य बिंदु पर यानी कि मिडपॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, एक चीज दिमाग में सेट करके रखना है, कोई भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और उन कोऑर्डिनेट्स में आपको दो एक कोऑर्डिनेट आपको 0,0 मिल जाए, एक आपको 0,a मिल जाए और आपको एक मिल जाए 3,0 मिल जाए, ठीक है। एक के दोनों जीरो और दोनों में एक एक जीरो है, पहला जीरो का दूसरा जीरो कैसे मिल जाए? तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका निशान देखो, जैसे मैं 0,0 ड्रॉ करता हूँ, देखिए मेरे पास जो ग्राफ था तो 0,0 यहाँ हो 3,0 अक्ष की वैल्यू 3 दी क्या हो जाएगा? 3,0 हो जाएगा और ये 0,4 यहाँ कहीं ना क्या होगा? 0,4 होगा। इस प्रकार से जब मैं इनको मिलाता हूँ तो यहाँ से क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मिडपॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इसके लिए परिकेंद्र होगा, तो परिकेंद्र क्या हो जाएगा? 3 + 0 बटे 2 और यहाँ से 4 + 0 बटे क्या हो जाएगा? 2, 3/2 हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा? तो इसके लिए जो अपने पास में इसके जो मिडपॉइंट इसके लिए क्या होंगे? इसके परिकेंद्र के जो निर्देशांक हो जाएंगे कोऑर्डिनेट और इसके सर्कमसेंट होंगे वो क्या होंगे? 3/2 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के आप सबके सामने, देखो इसका अपने पास दिया गया है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर दे रखे हैं। क्वेश्चन ये है एक त्रिभुज की भुजाओं के ठीक है। जब एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, इस ट्रायंगल के लिए आपको क्या बताना है? इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो इसका लंब केंद्र क्या होगा ये आपको बताना है। इसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो देखो इसके लिए जैसे कि ये वाला मैंने बात कर दी यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट ये वाला हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये वाला हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ये आपको 5,0 दिया गया है, ये आपको 5,5 दे रखा है और ये आपको 0,12 दे रखा है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से मैं बात करता हूँ तो यहाँ से बढ़ने वाला क्या होता है? अक्ष का मैं y पे मान लेता हूँ, इसको इनको मैं अक्ष को y पे मान लेता हूँ, इनको मैं अक्ष पे और क्या मान लेता हूँ? y पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अक्ष प्लस अक्ष इसके इक्वल हो जाएगा, तो अक्ष प्लस अक्ष पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अक्ष प्लस अक्ष पे कितना हो जाएगा? अक्ष प्लस अक्ष पे इक्वल कितना हो जाएगा? अक्ष प्लस अक्ष पे, तो ये 5 ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 5 को 5 पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि मिडटर्म्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अक्ष प्लस अक्ष डिवाइड बाय 2, एक होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय क्या होता है? 2 होता है। तो अक्ष प्लस अक्ष 3 है, तो अक्ष प्लस अक्ष 3 कितना हो जाएगा? अक्ष से 1 अक्ष 2 ये अक्ष 2 है, ये अक्ष 3 है, ये डिवाइड बाय 2 ये भी 5 5 पे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
x3 प्लस x1 की बात करें तो x3 प्लस x1 y2 is equal 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ से बात करूँ तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, तो ये पूरा 0 के इक्वल। y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 किसके 12 के इक्वल, 12 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। y3 प्लस y1 डिवाइड बाय ये कितने के 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यूज फाइंड करता हूँ तो x1 प्लस x2, तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या बनता है मेरे पास में x1 माइनस क्या हो जाता है x3 बनता है, x1 माइनस x3 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा तो x3 से x3 कट जाएगा, एक 2x1 इक्वल टू 0 बनेगा और x1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0। तो मुझे यहाँ से देखो x1 का वैल्यू मेरे पास में 0 है, x1 प्लस x2 10 है, ये 0 है तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जो x2 का 12 है, x3 ये है, x3 फाइंड करना तो 10 माइनस 12 है तो x3 कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो ये किसके आ गया x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं बात करता हूँ तो y1 प्लस y2 इन दोनों को जब सोल्व करता हूँ तो y1 माइनस क्या बन जाएगा मेरे पास में y3, क्योंकि दोनों को माइनस किया है पहले को दूसरे को जब माइनस है 0 माइनस 24 अपने पास में माइनस 24। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2y1 इक्वल टू 0, यानी y1 का वैल्यू अपने पास में कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, y1 का वैल्यू अपने पास में कितना बन जाएगा यहाँ से 0 बन जाएगा। और यदि y1 का वैल्यू अपने पास में यहाँ से 0 बनता है तो y2 का वैल्यू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, y1 का वैल्यू यदि 0 है तो y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में कोऑर्डिनेट्स लेके आ गए x1 y1 0, 0। ठीक है, ये तो क्या आ गया 0, क्या आ गया अपने पास में 0। दूसरा क्या आ जाएगा 12, 0 यहाँ पर तो कहेंगे 12, 0, ये क्या आ जाएगा अपने पास में x3 माइनस का 2 और y3 कितना है देखो ये कोऑर्डिनेट्स में बन गए x1 और y1, x1 का 0 है और y1 भी 0 है, ये तो बन गया 0, 0। x2, y2, x2 अपने पास में है 12 और y2 अपने पास में है 0, 12, 0। x3 y3 का मान है माइनस का 2, y3 का जो मान है वो है 24। ठीक है, इस प्रकार से बन गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स पड़े वो क्या बन गए -2, 24, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 24। तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट के लिए आप देखो यहाँ से जो ये ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल के लिए पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक ये वाली लाइन हो जाएगी इसकी, एक ये वाली लाइन हो जाएगी। अब यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ पर जो अब अपना ट्रायंगल बना यहाँ से वो ट्रायंगल किस कौन सा बन रहा है अपने पास में, तो ये जो अपना ट्रायंगल बना वो या अधिक कोण यानी कि कौन सा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए लंब केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ से इस पर जैसे ही परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे यानी यहाँ से ये बनेगा बाहर, उसके लिए लंब केंद्र की बात करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से लंब केंद्र ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बनना चाहिए, जिसके लिए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे आना चाहिए इसका वैल्यू। एक बार दोबारा से चेक करते हैं कैलकुलेशंस को मैंने, तो यहाँ से देखो x1 और x2 अपने पास में ये था, x2 प्लस x3 का वैल्यू 10 है। ठीक है, x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x3 के अपने पास में 0 होता है, यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेना, ये वैल्यू अपने पास 0 है क्योंकि x1 को अपन क्या रखते हैं 0 रखते हैं तो x3 के पास 0 आएगा, तो ये ये बनेगा x3 का 0,24, ये मेरा 0,24 बनेगा, ये रिस्पेक्टिवली 0, क्या बनेगा 24 बनेगा। इस प्रकार से हमने क्या किया ट्रायंगल था, इस प्रकार से अपने पास में क्या था ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल में ये कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया x1 y1 और x2 y2 12 कोण क्या हो गया 0, 12 कोण कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा और x3 y3 के 0, 0 तो 0, 0 कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसके लिए लंब केंद्र की बात करें तो लंब केंद्र कौन सा हो जाएगा ये वाला, यानी इसका लंब केंद्र का जो आंसर है वो हो जाएगा 0,0। इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर है वो भी अपना क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन अपना है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि क्या बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
आपको ट्रायंगल बताना है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं a cos थीटा, b sin थीटा। एक कोऑर्डिनेट इसके लिए दे रखा है वो माइनस का a sin थीटा, b cos थीटा। एक कोऑर्डिनेट इसके लिए दे रखा है माइनस का a cos थीटा माइनस का b sin थीटा है। तो इसके एरिया आपको बताना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a cos थीटा, b sin थीटा, माइनस a sin थीटा, b cos थीटा, माइनस a cos थीटा, माइनस b sin थीटा। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/2 x पर y1 x to y2 x पे y3 1, 1, 1 ये होता है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट करो तो 1/2 x1 y1 की वैल्यू रखो, देखो यहां से क्या आ जाएगा a cos थीटा b sin थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ a sin थीटा, ये क्या आ जाएगा अपना b cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a cos थीटा माइनस ऑफ b sin थीटा 1, 1, 1 ये अपने पास में आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स। देखिए अब इसको भी यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है 1/2 को साइड रखें a cos थीटा, इसको जोड़ो b cos थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा b cos थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा b sin थीटा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना इस बार क्या जाएगा माइनस b sin थीटा। अब देखो इसको छोड़ो तो माइनस a sin थीटा माइनस हो गया a sin थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a cos थीटा, प्लस क्या हो जाएगा a cos थीटा। यहां से 1 कॉमन रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा देखो प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ab sin स्क्वायर, ये क्या बनेगा ab sin स्क्वायर थीटा और ये भी है ये क्या आ गया देखो ये आ जाएगा माइनस का माइनस और माइनस प्लस ab cos स्क्वायर थीटा प्लस ab cos स्क्वायर क्या आ जाएगा थीटा बन जाएगा। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ab को कॉमन लेते हैं ये 1 बन जाएंगे, यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी ab आ जाएगी। अब यहां से थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं इसको, तो यहां से आता है देखो 1/2 तो b cos थीटा प्लस b sin थीटा नहीं बनेगी, एक बार मैं इसको साथ में लिख लेता हूं तो ab cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा ab sin थीटा cos थीटा माइनस b मतलब उसको अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ab sin स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है, और प्लस इधर से क्या बच जाएगा देखो माइनस ab sin थीटा cos थीटा प्लस ab sin थीटा cos थीटा। तो ab यहां से कॉमन लिया ab यहां से कॉमन लिया cos स्क्वायर sin स्क्वायर बन जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा 1/2 और ab प्लस ab क्या बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा, तो से टू कैंसिल इक्वेशन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ab। क्लियर है सर इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है ये वाला फॉर्मूला क्या लेते हैं काम में लेते हैं, इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। डिफरेंट सोल्व कैसे किया जाता है पहले प्लस का था फिर माइनस का था फिर प्लस का, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं इसको छोड़ना है, इसके रेस्पेक्ट में पहले इसको छोड़ना है, इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़ना, बाकी मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब देखो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है कि a आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, a कोऑर्डिनेट है cos अल्फा, आपको कोऑर्डिनेट है sin अल्फा, b आपको दे रखा है sin अल्फा और माइनस cos अल्फा, तो c कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1, 2, तब ट्रायंगल ABC के शीर्ष, जो ABC क्या है ट्रायंगल ABC के शीर्ष वर्टेक्स है और अल्फा यहाँ पे क्या है अल्फा चर मान है, इसके केंद्र का बिंदु होगा, इसके केंद्र का बिंदु पद है और केंद्र का बिंदु होता है सेंटर। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स A, B एंड C के आप क्या दे रखे हैं यहाँ पर वर्टेक्स दे रखे हैं।
एबीसी के जो वर्टेक्स हैं, एबीसी वर्टेक्स हैं उनके वैल्यू दे रखे हैं, और ट्रायंगल एबीसी में जो अल्फा जो आ रहा है ये इसके लिए कांस्टेंट यानी चर दिए गए हैं। अल्फा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट यानी चर है। तो इसके केंद्र यानी सेंट्रोइड का बिंदु पद, सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है। सेंट्रोइड का फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। तो जो सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है, तो सेंट्रोइड निकालते कैसे? तो सेंट्रोइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय क्या होता है? 3 होता है। ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो यहां से निकालते हैं कि ये क्या हो जाएगा, देखो cos f, और सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं? केंद्र का नाम देते हैं। केंद्र में g से रिप्रेजेंट करते हैं। g के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 + x3 / 3 और y1 + y2 + y3 / 3 होता है। तो इनको ऐड करते हैं तो cos f प्लस क्या हो जाएगा? sin f + 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और यहां से ये किसके लिए क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाता है? x के इक्वल मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा? cos f प्लस sin f प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। तो यहां से cos f प्लस sin f का इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x - 1, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम हो जाता है, ठीक है। अब यहां से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां से तो ये हो जाएगा sin f माइनस cos f, sin f माइनस cos f प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको उधर भेजेंगे तो देखो sin f माइनस cos f इसको उधर भेजा तो 3/3 प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा sin f माइनस cos f इक्वल टू 3y माइनस 2 करना है। केंद्र का क्या करना है? बिंदु पद। बिंदु पद किसमें होता है? बिंदु पद क्या होता है? यहां से निकाला जाए तो बिंदु पद क्या होता है? बिंदु पद लोकस की जब मैं बात कर रहा हूं तो लोकस के लिए यहां पे क्या करना है? आपको फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करना है। इन दोनों का वर्ग करके, इन दोनों का स्क्वायर करके और दोनों का एड करना है। तो यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं cos f प्लस sin f का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर से cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? 2 sin अल्फा cos f। इसका स्क्वायर करके लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा, -2 sin अल्फा cos अल्फा। इधर इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, जब ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा? 6x। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा? 12। अब इनको बस सोल्व करके लिखना है। यहां से जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इनका वैल्यू 1, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 प्लस 1, इससे क्या हो जाएगा? ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 इक्वल टू x स्क्वायर की वैल्यू 1 है कि 9x स्क्वायर है, y स्क्वायर की वैल्यू की बात करता हूं तो प्लस क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर हो जाएगा। x की जब वैल्यू की बात करता हूं तो क्या है? माइनस का 6x है, माइनस का 12y है, प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 है, इधर 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर 0 हो जाएगा और ये इतना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सारे इधर 3 से कट रही है तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x है माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बिंदु पद का जो समीकरण है या इसका जो बिंदु पद है इसका लोकस है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास में? ये वाली है, ठीक है। तो कर सकते हैं सभी। तो इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन अपना ये है कि 10 इकाई लंबाई की एक छड़ 10 इकाई लंबाई की छड़ एक कमरे में दीवार के सहारे खड़ी है।
ये परस्पर फिसलना शुरू करती हैं। तो इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ठीक है, इधर है कि इधर से क्या नंबर की एक छड़ है अपने पास में, और उस छड़ के लिए अपनी यदि बात करें तो उस छड़ के कमरे में दीवार की सारी खड़ी है, ये प्लस पर फिसलना शुरू कर देती है। तो मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? इसमें कहना चाह रहा आपको जब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक है, इस प्रकार से क्या है दीवार के अपने पास में, ठीक है, इस प्रकार से अपने पास में क्या है दीवार, ठीक है, दीवार को कुछ छोटी जगह तो इसकी साइज बढ़ा जाएगा। ये अपने पास में क्या है दीवार थी। अब ये दीवार क्या है, इसे यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की शेप तो नहीं है, सीढ़ी की जगह में आपके सामने ये रूलर वाला ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर से ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे क्या थी, एक सीढ़ी लगी हुई थी प्रकार से, ठीक है, यहाँ से एक प्रकार से क्या लगी हुई है सीढ़ी लगी हुई है। इसके जब बात की तो यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, अब अपने पास में यहाँ पे क्या है सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी क्या करता है फिसलना स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है, अब फिसलना स्टार्ट करेगी तो ये मतलब सीढ़ी इस साइड को जाएगी नहीं जाएगी, जब फिसलना स्टार्ट करेगी ये अपने पास में फिसलना स्टार्ट करेगी इस साइड को जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी साइड। तो यहाँ से तो नीचे क्यों रहेगी, इधर जा रही है इधर भी तो नीचे क्यों रहेगी, ठीक है। अब कुछ नहीं क्या दे रहा है कि 10 मीटर लंबाई की एक छड़ एक कमरे में दीवार के सहारे खड़ी है, ये फर्श पर फिसलना शुरू करती है तो मध्य बिंदु का बिंदुपथ बनाना है। तो ये बताओ ये इस पॉइंट पे है, यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेता हूँ b मान लेता हूँ। तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैं क्या मानता हूँ, यहाँ से h क्या मान लेता हूँ k मान लेता हूँ, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या मान लेंगे h k मान लेंगे। अभी यहाँ पे मिड पॉइंट है इसके लिए तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट से पता नहीं चलता, तो इसको h क्या मान लेंगे, तो यहाँ से मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो x तो क्या होता है मिड पॉइंट x प्लस x डिवाइड बाय 2 और y क्या होता है y प्लस y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। x की जगह काम कर रहा है s काम कर रहा है, x1 प्लस x2 0 प्लस a बटे a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2h, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h। देखो y की जगह कौन काम कर रहा है k काम कर रहा है, y प्लस y पे b प्लस 0 क्या हो जाएगा b बटे 2 हो जाएगा, ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, b कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा b इक्वल टू क्या आ जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा। अब देखो अपने को निकालना क्या है यहाँ से, तो यहाँ से मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी इस पे बात करूं तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, और यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कर्व का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर b स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बात करूं तो ये a मान लेता हूं ये b मान लेता हूं, तो यहाँ से a b का मान क्या आ जाएगा रूट क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू में दे रखी है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी 10, ठीक है। इसके 10 है तो मैं लिख सकता हूं यहाँ से कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट का जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल, इसका स्क्वायर रूट इसका अंडर रूट होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है इस पर मेरे को ये निकालना था, तो मैं लिख देता हूं देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह वैल्यू रख देता हूं तो ये हो जाएगा 2h का स्क्वायर, b की जगह रख देता हूं मैं b की जगह रख देंगे 2k, ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा
100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको कोई सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा देखो 4h² प्लस 4k² इक्वल टू 100। सारे 4 से कट रहे हैं तो h² प्लस k² ये कितना हो जाएगा 25। h² प्लस k² कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब h की जगह मुझे रिप्लेस करना होता है तो उधर का समीकरण काट दो, h और k मानते हैं, h और k के रूप में हल करते हैं, h और k की जगह फिर से वापस क्या रिप्लेस कर देते हैं, h की जगह x रिप्लेस करते हैं, k की जगह रिप्लेस करते हैं, y रिप्लेस करते हैं। तो h की जगह x रिप्लेस किया तो x स्क्वायर, k की जगह y रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का ऐसा बिंदु पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। उम्मीद है सभी की क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपके सामने जो बात करता हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपके सामने बात करूँ तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है रेखाओं y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0 व रूट 3x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0 के मध्य कौन होगा। दो लाइन की आपको इक्वेशन दी गई है, इन दोनों लाइन की इक्वेशन के लिए आपको ये बताना, दोनों लाइन की आपको इक्वेशन दी गई है और ये दोनों लाइन के लिए ये लाइन दी गई है और ये वाली लाइन आपको दी गई है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है और ये वाली लाइन की रूट है x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये वाला लाइन का जो होता है वो इसके लिए आपको बताना है। ठीक है, जब दो दी गई है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं, क्योंकि दो है दो के बीच निकालने के काम में क्या लेते हैं tan का इक्वल्स टू n1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 यूज में लेते हैं, ये यूज में लेते हैं पर तो यहां से जब इसके बारे में सोच करता हूं तो ये क्या हो जाता है, जब यहां से मैं m निकालूंगा उसकी n1 की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या होता है माइनस x का कोएफिशिएंट ये होता है 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर से m2 की बात होगा x का कोएफिशिएंट माइनस √3 y क्या जाएगा -1, तो यहां से क्या जाएगा √3 आ जाएगा। तो लिखा है मैंने स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी x का गुणांक बटे में क्या होता है y का गुणांक विद नेगेटिव साइन, यानी माइनस का x का गुणांक बटे क्या होता है y का गुणांक होता है। तो सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में 1 माइनस m2 √3 1 अपॉन m1 प्लस m2 √3 आ जाएगा। तो 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 है, इनमें से मैं ये कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरे पास में क्या बचता है, ये रेशनलाइज करो √3 माइनस √3 प्लस 1 होगा। इसका जब अपन रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए क्या बन जाएगा अपने पास में नेगेटिव साइन लेके बोर्ड में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसका जब रेशनलाइज करते हैं क्या बनता है √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटे में क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 आ जाएगा। ये जगह 2 कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 किसका वैल्यू होता है 10 डिग्री। 2 माइनस √3 किसका होता है 10 डिग्री का। ये tan थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया 10 डिग्री के आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 15 डिग्री आ जाएगी। ये सब चीज 2 माइनस √3 जो वैल्यू होती है 10 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है 10 15 डिग्री होता है 2 माइनस √3, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चंस की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने सामने। तो इस क्वेश्चन की जब अपन बात करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन है क्या दे रखा है, क्वेश्चन है एक वर्ग PQRS है, क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ग PQRS है जो एक वर्ग PQRS है जो एक त्रिभुज A कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0,0, B दे रखा है आपको 3,0 और C आपको दे रखा है 2,1,
शीर्षों के अंतर्गत बना हुआ है। दो शीर्ष P और Q भुजा AB पर है तो PQRS होंगे। ठीक है, ये बताना था। तो इसमें आप क्या लिख रहे हैं कि एक वर्ग PQRS है जो भुजा ABC वाले पर बना हुआ है। देखो इस प्रकार से कैसे 0,0 से बढ़ेगा तो आपको पता है कि इस प्रकार से मौजूद होता है तो 0,0 तो ये होता है। यहां से बढ़ेगा फिर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 है तो 3 तो अक्सर से बढ़ेगा, ये पहले भी यहां से बढ़ेगा 3,0 बढ़ेगा। फिर क्या आ रहा है 2,1 यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं यहां बढ़ेगा 2 आ रहा है। x की वैल्यू क्या है 2 आ रही है तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 2,1 यहां पे निकलेंगे। इसी प्रकार से अब मैंने इस पर क्या कहा है कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु किसके हैं C के निर्देशांक है। अब P और Q भुजा AB पर है और यहां एक वर्ग बनाया गया है। यहां पर क्या बनाया गया है, पहले कोई वर्ग नहीं बना लेकिन यहां पे क्या वर्ग बनाया गया है। P यहां है तो P Q AB पर है तो ये R और ये क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं और ये यहां से यहां वाली को इसको मैं P मान लेता हूं। ठीक है, ये जब चीजें मैं मानता हूं इसके अकॉर्डिंग देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो P कोऑर्डिनेट है P कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x अक्ष तो क्या आ रहा है a और y 0 P तो क्या हो जाएगा a, 0 यहाँ से जब मैं q की बात करूंगा तो ये P इतना a b ये क्या हो गया a plus b और ये भी x अक्ष पे आ रहा है तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से a plus b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, r वाली की जब हम बात करते हैं तो r वाली की वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या आएगी, देखो r वाला ये तो यहाँ से a और ये b तो यहाँ से यहाँ तक की बात होगा तो r के लिए क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट a plus b y कोऑर्डिनेट ये वाले होगा और तो वर्ग है तो चारों भुजाएं कैसी होती हैं, अरे एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं साइड चारों साइड इक्वल होगी, इक्वल साइड तो ये जो वैल्यू b है ये भी वैल्यू क्या रहेगी b रहेगी। s के लिए मैं बात करता हूं तो s के लिए यहाँ पर ये a हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा। PQRS क्या है अपने पास में पॉइंट आ गया। अच्छा यहाँ से मुझे एक चीज बताना, ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पॉइंट क्या है, कोई A पॉइंट है, यहाँ पॉइंट S है, यहाँ पॉइंट C है, तो मुझे बताओ A S C संरेख कोलिनियर है कि नहीं, अरे संरेख है कोलिनियर पॉइंट से साइड से और कोलिनियर पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ तो चाहे से मैं AS की स्लोप की बात कर लूँ या चाहे से मैं स्लोप ऑफ AC की बात कर लूँ, ये हमेशा कैसे रहते हैं इक्वल रहते हैं। अब s कोऑर्डिनेट के अपने पास में आ गई क्या a दिया गया तो m ऑफ a और s के लिए निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगी y2 - 1 यानी कि ये b बटे क्या आ जाएगा तो a आ जाएगा और यहां से निकालने के लिए क्या आ जाएगा y2 - 1 y2 यानी कि y2 - 1 x पर 1 ठीक है, a इक्वल्स टू कितना वैल्यू आ गया अपने पास में 2b आ गया। ठीक है, एक दूसरी चीज यहाँ से मुझे ये भी पॉइंट है ये r पॉइंट है इसी नेगेटिव और कोलिनियर होगी यहाँ से इन कौन-कौन से पॉइंट b r c ये भी कैसे हैं कोलिनियर यानी कि संरेख, कैसे कोलिनियर यानी कैसे संरेख बिंदु और ये भी संरेख बिंदु है तो m ऑफ br की वैल्यू m ऑफ bc के बराबर होगी। ठीक है, तो b r की बात कर लेता हूं तो r के अपने पास में क्या कहते हैं a plus 1 तो y2 - 1 b - 1 b हो जाएगा तो a plus b minus क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। bc के लिए मैं बात करता हूं तो ये y2 यानी 1 होना चाहिए और ये जाएगा 2 - 3 यानी कितना जाएगा -1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a plus b minus 3 इक्वल टू माइनस का b इधर लाएंगे तो a plus 2b minus 3 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू अपन यहां से पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 2b तो 2b plus 2b 2b plus 2b minus 3 इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 4b minus 3 इक्वल टू 0 तो 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा ये वही 4 आ जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 3 बाई 4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यदि 3/4 आ रही है तो a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं a2 × 3/4 ये कितना आ जाएगा 3/4
2 आ जाएगा। तो जब a और b की वैल्यू आ सकती है तो p को r आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से जब p की एक वैल्यू निकालूंगा तो p क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो a, 0 a की वैल्यू 3/2 क्या हो जाएगा 0। क्यों कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, तो क्या है a प्लस b, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 3/4, 3/2 प्लस 3/4 कोमा साथ में क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 एलसीएम लिया तो 6 और 3 9, 9/4 हो जाएगा, 9/4 कोमा क्या हो जाएगा 0। r कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, r है a प्लस b तो 9/4 और साथ में क्या है b, तो b की वैल्यू 3/4 तो 9/4 और 3/4 हो जाएगा। और s की अगर बात करें तो s क्या है a, b, तो a का क्या है 3/2 तो b का क्या है 3/4, 3/2 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, इसके चारों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही देखना था कि ये कोऑर्डिनेट संरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदुओं के लिए यहाँ पर हमने बात करी किसके बारे में, इनकी प्रवणताओं के बारे में बात करें। इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता के बराबर, इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता के बराबर होती है। आप एक बार अच्छे से फिर से देखें। तो यहाँ तक समय क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकी बात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एक अभी तक हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी आपके लिए एक क्लास और हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अब रेगुलर क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए।